Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about new Quad group, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, पिछले महीने अक्टूबर महीने में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिल करके एक नया फोरम लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। दिस फोरम वाज लॉन्च्ड विथ हेल्प ऑफ अ वर्चुअल मीटिंग। इस फोरम को एक नाम दिया जा रहा है न्यू क्वाड। आपको पता है कि क्वाड ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। तो इस नए फोरम को नाम दिया जा रहा है न्यू क्वाड। इस नए फोरम में जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन होंगे, जहाँ पे ये चार कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगे, वो होगी टेक्नोलॉजी। तो नए जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ये लोग कोलैबोरेट करेंगे। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। तो माना जा रहा है कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करेगा विथ हेल्प ऑफ जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, देयर विल बी political, economic and maritime security cooperation at different levels with help of or on this quadrilateral economic forum. तो अब ज़रा देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। पहले तो बताया गया कि ये एक नया फोरम बनाया गया है, क्वाड फोरम। अब उसके बाद इस आर्टिकल में कहा गया है कि देखिए, वैसे तो देयर आर डिफरेंट एरियाज़ where there can be collaboration between these four countries, but the most important area where these three countries can converge their interest is टेक्नोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है इन चारों कंट्रीज़ को फ्यूचर में कोलैबोरेशन करने का, कन्वर्जेंस का। फिर इस आर्टिकल में बताया गया कि ऑलरेडी देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिनर्जी या कोलैबोरेशन गोइंग ऑन इन बिटवीन दीज फोर कंट्रीज एज फार एज टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इज़ कंसर्न। फॉर एग्जांपल, अगर इजराइल या यूएई की बात की जाए तो इन दोनों देशों के स्टार्टअप्स ने मिल करके हाल फिलहाल में एक डील साइन की थी ऑलरेडी, जहाँ पे जो फिनटेक कंपनियाँ होती हैं, फिनटेक कंपनी वो होती है जो फाइनेंस फील्ड में टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे यूपीआई वगैरह, ये सब फिनटेक प्रोडक्ट होंगे। तो फिनटेक कंपनियों के डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के, फिनटेक कंपनियों को प्रॉपर इंक्रिप्शन चाहिए होता है, डिजिटल सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसको लेकर के यूएई और इजराइल के स्टार्टअप्स ने आपस में एक डील साइन की थी। तो यूएई और इजराइल के बीच में जो इस क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम के दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं आउट ऑफ 4, इनके बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हो चुकी है जिसमें ऑलरेडी लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इज़ गोइंग ऑन। इनफैक्ट पिछले साल यूएई और इजराइल के फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट हुए। उसके पहले यूएई इजराइल को एक फॉर्मल कंट्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता था। पिछले साल अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किए गए बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, और ये मैंने पिछले साल काफ़ी डिटेल में इस पूरे डेवलपमेंट को कवर किया था, आई होप आपको याद होगा। तो अब्राहम अकॉर्ड्स दैट वाज मेडिएटेड बाय द यूएस। उसके बाद से यूएई और इजराइल के बीच में कोलैबोरेशन शुरू हुए हैं, एंड नाउ दे आर टेकिंग दिस कोलैबोरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन ऑलरेडी कर रहे थे, अब उन्होंने नया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम भी बना दिया है विथ इंडिया एंड यूएस। तो अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ मैं। अब्राहम अकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल और यूएई के बीच में पिछले साल साइन हुआ, दैट ऑफिशियली स्टार्टेड फॉर्मल रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड यूएई। अगर आप इजराइल की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, देखिए ये यूएई अभी तक इजराइल को क्यों एक देश की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता था, ये आप बात समझते होंगे अगर आपको अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पता होगी। हाउ इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए कंट्री इन 1948, अरब कंट्रीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इजराइल एज ए कंट्री। तो ये तमाम अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट, वैसे तो जो भी थोड़े पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको डिटेल में सब पता होगा, बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू वांट टू नो अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट इन डिटेल, यू कैन गो एंड वॉच आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 मई 2020 लास्ट ईयर का। उसका इंटरनेशनल सेगमेंट जाकर के देखिए, आपको इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी तरह से समझ आ जाएगा। एंड वंस यू नो दैट अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट, यू नो कि वाई यूएई डिड नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज इजराइल टिल लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर अब्राहम अकॉर्ड्स वर साइंड बिटवीन यूएई एंड इजराइल दैट वाज मीडिएटेड बाय यूएस। उसके बाद से दोनों ही देशों के बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, और तब से वो टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। एंड नाउ विथ यूएस एंड इंडिया टुगेदर दीज टू कंट्रीज हैव क्रिएटेड अ लार्जर फोरम जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। और अब
इजिप्ट और जॉर्डन के बाद यूएई तीसरा ऐसा देश बन गया था आफ्टर दिस अब्राहम एकॉर्ड्स, जिसने एक इजराइल, यूएई तीसरा ऐसा अरब देश बन गया था आफ्टर दिस अब्राहम एकॉर्ड विच गेव फॉर्मल रिकॉग्निशन टू इजराइल एज ए कंट्री. So please go and watch this day's newspaper analysis if you want to know Arab-Israel conflict in detail. So जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी सिनर्जीज चल रही हैं इन चारों देशों के बीच में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को ले करके. तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो रहे थे 1-to-1 बेसिस पे, इंडिया यूएस के बीच में, यूएस या यूएई के बीच में. अब चारों ने मिलकर के फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और वेस्ट एशिया के टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो कई सारे डेवलपमेंट्स हाल फिलहाल में हो रहे हैं इंडिया यूएई के बीच में या इंडिया इजराइल के बीच में. एग्जांपल के लिए एक इजराइल बेस्ड कंपनी एकोपिया दैट स्पेशलाइजेस इन रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी. रोबोट एक ऐसा रोबोट जो सोलर एनर्जी की मदद से फिर क्लीनिंग का काम करता है. तो ये जो एकोपिया कंपनी है इजराइल की, ये एक रोबोट बनाती है. इसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया है ताकि वो रोबोट्स बना करके यूएई में वो रोबोट्स को एक्सपोर्ट कर सकें. तो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. और अब कहा जा रहा है कि ये फॉरम बनने के बाद ये जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि वैसे तो ये क्वाड ग्रुप जो है वो टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये चारों कंट्रीज़. बट द 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ वेयर दीज कंट्रीज़ कैन कोऑपरेट इन बेटर मैनर एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, वो हो सकता है क्वांटम साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड 3D प्रिंटिंग. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई होप आपको याद होगा द डे बिफोर येस्टरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जब मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी समझाया था तो वहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाया था क्या होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन. आज हम लोग देखेंगे अबाउट क्वांटम साइंस एंड 3D प्रिंटिंग. तो पहले 3D प्रिंटिंग के बारे में समझ लेते हैं. लुक, 3D प्रिंटिंग कैसा होता है, मतलब लेयर ऑन लेयर एडिटिव प्रिंटिंग होता है. लेयर ऑन लेयर, जैसे कोई सामान आपको बनाना है, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे प्लास्टिक का कोई सामान बनाना है तो मोल्डिंग करते थे, मोल्डिंग करके वो सामान बनाते थे. अभी तक तो ये 3D प्रिंटिंग एक नया टेक्नोलॉजी निकल चुका है जिसमें आप समझिए आप प्रिंट करके किसी भी सामान को प्रिंट करके आप उसको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अब आई अंडरस्टैंड कि आपको मेरी बातों से ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा. पहले सामान को, जो भी चीज़ आपको बनानी है, जो भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल आपको बनाना है, आप उसका पहले कंप्यूटर पे सिमुलेशन करके उसका इमेज बना लीजिए, 3D इमेज बना लीजिए, और बाद में आप उस तरह का इंस्ट्रक्शन दीजिए. लेयर बाय लेयर वो सामान बनता जाएगा, ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, और वो एडिशन होता जाएगा लेयर बाय लेयर थ्रू एडहेसिव मटेरियल, चिपकने वाली चीज़ों से वो लेयर बाय लेयर बनता जाएगा और अपने आप वो 3D मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी. तो नाम दिया जा रहा है 3D प्रिंटिंग, बट विथ हेल्प ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग वी कैन क्रिएट 3D आर्टिकल्स. देखिए इस वीडियो को और आपको समझ आएगा कि हाउ लेयर बाय लेयर क्रिएशन इज गोइंग ऑन. इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो पहले कंप्यूटर के अंदर इसको सिमुलेशन करके इस ऑब्जेक्ट को हमने बना लिया, इसकी 3D इमेज बना ली, 3D इमेज बना ली इसकी. अब लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग कर करके देखिए इस तरीके का वो सामान बना लिया. देखिए एग्जैक्टली ये सामान बन गया. एक जो है नॉर्मल तो पुराने तरीके से बनाते थे, ये 3D प्रिंटिंग करके बना लिया हमने, दोनों में कोई अंतर नहीं. दूसरा जो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन हो सकता है वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इट यूजेज द नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि देखिए एवरी एटम पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स. देखिए इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में. मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ ताकि अगर APSC या UPSC में कोई सवाल है तो आप सॉल्व कर पाए, लेकिन इसको मैं एक हाई फिजिक्स लेवल पे लेकर के नहीं जाऊंगा. तो लुक, फिजिक्स के 2 कंपोनेंट है, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स अंडरस्टैंड एटम्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इनके हिसाब से एटम्स जो हैं दे आर लाइक पार्टिकल्स. जबकि क्वांटम फिजिक्स इट एक्सप्लेन्स एवरी एटम पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ वेव्स. तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो वेव्स की तरह देखता है हर एक पार्टिकल को, और फिर वो उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मोर रिलायबल नेविगेशन एंड टाइमिंग सिस्टम, मोर सिक्योर्ड
इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, बेटर हेल्थ केयर इमेजिनिंग जैसे MRI वगैरह होती है वो क्वांटम फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग से और बेहतर की जा सकती है। मोर पावरफुल कंप्यूटिंग, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो क्वांटम फिजिक्स की मदद से और बेहतर या और पावरफुल बनाए जा सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के एरिया में भी कोलैबोरेशन किया जा सकता है। तो 3 एरियाज हैं जहाँ पे ये न्यू क्वाड्रिलेटरल ग्रुप कोलैबोरेट कर सकते हैं: 3D प्रिंटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी इंडिया काम कर रहा है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। So in the budget 2020, this national mission on quantum technology and application was announced with a budgetary allocation of rupees 8,000 crore for 5 years. It will be implemented by Department of Science and Technology. And focus area will be on क्रिएटिंग अ सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो एंड टू एंड, जैसे भी हम फ़ोन वगैरह करते हैं, जो भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हों और वो सुपर सिक्योर हों। दूसरा, सॉल्यूशन टू वेरी अदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जैसे कि डीप ओशन माइनिंग करना हो, इस तरह के जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका बेहतर सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये मिशन हमने लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। यू सी, फॉर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ वेयर क्वांटम टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी इन यूज। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन में या LED या ट्रांजिस्टर में वी ऑल यूज वेव्स। स्मार्टफोन आपको पता होगा, उसमें वेव्स का इस्तेमाल होता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल हो रही है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम जितना और बेहतर समझेंगे हम साइंस का उतना ही और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about shortage of natural gas in Europe. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, आपको एक बात पहले अच्छे से समझनी है कि यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज एंड नेचुरल गैस इज़ अ क्लीन एनर्जी रिसोर्स एज कम्पेयर टू कोल। तो यूरोप हेविली डिपेंड्स ऑन नेचुरल गैस का इस्तेमाल वो बहुत करते हैं, और नेचुरल गैस उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है नहीं। सो दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड नेचुरल गैस, और जो भी वो नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं उसका लगभग 40% नेचुरल गैस दे इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया। अभी हाल फिलहाल में हालात ये हैं यूरोप के कुछ महीनों से कि यूरोप में नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। ऐसा इस आर्टिकल में भी लिखा गया कि यूरोप इज़ डेंजरसली शॉर्ट ऑफ नेचुरल गैस। एक वीडियो चल रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ड्राइवर को 7 घंटे इंतज़ार करना पड़ा नेचुरल गैस फिल कराने के लिए अपने कार में। तो मतलब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी बेसिक, जैसे आप समझिए कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को भी पेट्रोल ना मिले, वैसे हालत हो रहे हैं यूरोप के अंदर। तो नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यूरोप में हाल फिलहाल में। उसके पीछे कोरोना वायरस के बाद, जो पैंडेमिक के बाद जो अनलॉक प्रोसेस शुरू हुआ है, एकाएक से प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ये सब कुछ कारण है। द पॉइंट इज़ कि नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और माना जा रहा है कि इफ़ द कमिंग विंटर बिकम सीवियरली क्रंच, तो नेचुरल गैस की और ज़्यादा ज़रूरत होगी हीटिंग पर्पज़ के लिए। और वैसे टाइम में जो आम आदमी है वो नेचुरल गैस अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सो दे आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। नेचुरल गैस जब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो सेविंग्स कम होंगे, लोगों के सेविंग्स कम होंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। और जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से जो यूरोप की इकोनॉमी रिकवर कर रही है वो एक से सफ़र कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल गैस। और यूरोप की इकोनॉमी अगर सफ़र करेगी तो दुनिया के बाकी सारी इकोनॉमीज़ को अपने आप असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड। इफ़ यू सी इंडिया, यूरोप को अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज अ ब्लॉक। $100 बिलियन से भी ज़्यादा गुड्स का ट्रेड होता है, $40 बिलियन से भी ज़्यादा सर्विसेज का ट्रेड होता है। तो अगर यूरोपियन इकोनॉमी इस आने वाले विंटर में सफ़र कर गई, ट्रबल में आ गई बिकॉज ऑफ नेचुरल गैस शॉर्टेज, तो इंडियन इकोनॉमी को भी असर पड़ेगा। तो ऐसे हालात में पूरी दुनिया जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट नेचुरल गैस शॉर्टेज इन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमीज़। और वैसे टाइम में एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए और उसके मदद से नेचुरल गैस की सप्लाई जो है वो यूरोप के अंदर पूरी की जाए। तो क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, वो समझते हैं। ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है जो रसिया से जर्मनी को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रसिया इज़ नेचुरल गैस रिच कंट्री, और ज़्यादातर जो नेचुरल गैस जो यूरोपियन यूनियन के हैं इट कम्स फ्रॉम रसिया, 40% से भी ज़्यादा। तो बाल्टिक सी से होते हुए, बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सी से गुजरते हुए एक नेचुरल गैस पाइपलाइन
सेट बनाई गई है जो कनेक्ट करेगी रसिया को जर्मनी से। इसको नाम दिया गया नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्योंकि ऑलरेडी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एग्जिस्ट कर रही है। ये ग्रीन कलर से देखिए, ब्लू कलर से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन एक्स्ट्रा बनाई गई है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की मदद से जो नेचुरल गैस सप्लाई है रसिया से यूरोप की तरफ, उसको लगभग डबल किया जा सकता है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन लगभग बन के तैयार है, अब बस इसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। स्टार्ट ना होने के पीछे कई सारे कारण रहे हैं अभी तक। अब लेकिन अब जब यूरोप की इकोनॉमी सफ़र कर रही वाली है, यूरोप इकोनॉमी इज़ गेटिंग वल्नरेबल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस, तो अब दुनिया भर के देश उम्मीद कर रहे हैं कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्यों स्टार्ट नहीं हो पाई अभी तक, वो भी जरा समझिए। इसके पीछे कारण है काटसा लॉ ऑफ द यूएस। काटसा लॉ मैंने पहले भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। काटसा स्टैंड्स फॉर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। काटसा लॉ ये अमेरिका का एक लॉ है जो कहता है कि रसिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ कोई भी देश दुनिया के ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वो उनके साथ ट्रेड करते हैं तो यूएस उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा सकता है। तो काटसा लॉ से बचने के लिए जर्मनी ने अभी तक ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 बनने के बावजूद भी नेचुरल गैस खरीदना शुरू नहीं किया था रसिया से। तो एज पर काटसा लॉ जर्मनी feared ट्रेड सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस एंड दैट्स वाई इट डिड नॉट स्टार्टेड टू बाई नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया थ्रू दिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। क्योंकि यूएस ने कहा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया अग्रीमेंट आप नहीं साइन करेंगे विद दीज 3 कंट्रीज, रसिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। दे आर अमेरिकाज एडवर्सरीज, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। तो हम अपने अमेरिका के दुश्मनों को सैंक्शंस के थ्रू काउंटर करेंगे। लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन के रिक्वेस्ट करने पर हाल फिलहाल में लगभग 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि अमेरिका ने इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को काटसा लॉ से एग्जेम्पशन दे दिया है, वेव ऑफ कर दिया कि ठीक है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके की कहानी कुछ इंडिया के लिए भी बन रही थी। एक बार जब थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट करते, देन वी विल अगेन कम बैक टू दिस नेचुरल गैस इशू इन यूरोपियन यूनियन। हम भी रसिया से खरीद रहे हैं S-400 ट्राइम्फ मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा हमारे देश में। हम भी फियर कर रहे थे कि परहैप्स अगर हम S-400 ट्राइम्फ मिसाइल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर भी काटसा लॉ के अंतर्गत अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने जर्मनी को वेव ऑफ दिया है फ्रॉम काटसा लॉ अंडर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, तो हमें भी S-400 ट्राइम्फ मिसाइल के लिए वो एग्जेम्पशंस दे देगा। लेकिन अभी तक वो एग्जेम्पशंस मिले नहीं हैं हमें। इसी आने वाले महीने में, अगले महीने में, दिसंबर में पहला लॉट S-400 ट्राइम्फ मिसाइल का सप्लाई होने वाला है फ्रॉम रसिया टू इंडिया। उसके बाद देखना होगा कि यूएस किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो काटसा लॉ हमारे ऊपर लगाता है या नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं, एक तो बात हो गई काटसा लॉ की, इस कारण से ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इतने सालों से बनने के बाद भी अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ था। दूसरा कारण है क्यों ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण है ये 2 देश, पोलैंड एंड यूक्रेन। इफ़ यू सी दीज 2 कंट्रीज, पोलैंड एंड यूक्रेन, तो ऑलरेडी रसिया से कुछ पाइपलाइंस जो पोलैंड से गुजरते हुए जर्मनी तक जाते हैं, कुछ पाइपलाइन जो यूक्रेन से होते हुए फिर जर्मनी तक जाते हैं, ऑलरेडी कुछ गैस पाइपलाइंस हैं। तो ये पोलैंड और यूक्रेन दोनों ही दबाव दे रहे थे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ना बनाई जाए, क्योंकि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बन गई और फंक्शनल हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस जो है इस बाल्टिक सी से होते हुए गुजरेगा। फिर पोलैंड से या यूक्रेन से जो पाइपलाइन बिछाई गई है रसिया टू जर्मनी, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके कारण जो पोलैंड और यूक्रेन जो 2 मेन देश हैं उनको ट्रांजिट फ़ी का नुकसान होगा। जब भी यहाँ से नेचुरल गैस पोलैंड से होते हुए नेचुरल गैस जर्मनी बेचा जाता था या फिर यूक्रेन से होते हुए रसिया का नेचुरल गैस जर्मनी बेचा जाता, तो इन दोनों को ट्रांजिट फ़ी मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ एक हिस्सा इनको मिलता था। तो लगभग अब उम्मीद की जा रही है कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन फंक्शनल हो गया तो ये गैसेस का सप्लाई इस पाइपलाइन से काफ़ी कम हो जाएगा और दोनों ही देशों को लगभग $2 बिलियन ईच का ट्रांजिट फ़ी का नुकसान होगा। इस कारण से पोलैंड और यूक्रेन काफ़ी टाइम से जर्मनी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस मत खरीदिए, आप ऑलरेडी इस गैस पाइपलाइन रेडी है, आप इस गैस पाइपलाइन से ही बस खरीदिए, तीसरे नए गैस पाइपलाइन से मत खरीदिए। पोलैंड इस ग्राउंड पे रिक्वेस्ट कर रहा था, सिंस पोलैंड इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, पोलैंड इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है, तो पोलैंड उस रिलेशन से जर्मनी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिंस वी आर बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर इकोनॉमिक यूनियन, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड डोंट बाई
natural gas from this Nord Stream 2 pipeline, rather continue buying natural gas from this pipeline. लेकिन रसिया जो है वो अब इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है. रसिया चाहता है, रसिया देख रहा है कि यूरोप में अब नेचुरल गैस की कमी हो रही है, तो रसिया अब कह रहा है कि अब मैं इस पाइपलाइन से नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करूंगा, ये पाइपलाइन अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है. अगर यूरोप को नेचुरल गैस चाहिए तो उनको नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से ही खरीदना होगा. तो पोलैंड के रिक्वेस्ट को हो सकता है हाल फिलहाल में ठुकरा दिया जाए. यूक्रेन वैसे तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है नहीं, लेकिन यूक्रेन भी इस ग्राउंड पर रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो 2014 की क्राइसिस हुई थी, आई होप आपको याद होगा, यूक्रेन के अंदर क्रीमियन क्राइसिस, क्रीमिया का ये छोटा सा पेनिनसुला है, यूक्रेन का छोटा सा पेनिनसुला है क्रीमिया, जिसको रसिया ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया था. उसके बाद पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और यूएस, उन्होंने यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट दिखाया था अगेंस्ट रसिया. तो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, though Ukraine is not formally part of European Union, but still they give a lot of support to Ukraine, especially after this 2014 Crimean crisis. I hope आपको Crimean crisis पता होगा, अगर नहीं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको Crimean crisis भी डिटेल में करा दूंगा. तो 2014 के बाद से वैसे यूक्रेन पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है नहीं, बट यूक्रेन के काफ़ी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है यूरोपियन यूनियन, और इसी कारण से यूक्रेन के कहने पे इन्होंने अभी तक ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस खरीदना शुरू नहीं किया था. ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं इसीलिए कवर करा रहा हूँ ताकि आपको मैं कुछ एक बेसिक बात बता सकूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में कौन सा पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, this is a good example, especially political science optional students. This is a good example कि how sometimes regional integration puts negative impact on national interest. National interest पे कैसे negative impact कर देता है regional integration. You see, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के कारण और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है पोलैंड, उस कारण से उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए जर्मनी ने अभी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से नेचुरल गैस खरीदना शुरू नहीं किया है. लेकिन अब जर्मनी के खुद के नेशनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस हो रहे हैं, स्टेक पे हैं, बिकॉज ऑफ कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पोलैंड. सो समटाइम्स द रीजनल इंटीग्रेशन के कारण देशों को नुकसान भी हो जाता है. रीजनल इंटीग्रेशन इस केस में कौन सा है? यूरोपियन यूनियन, और उसको नुकसान हो रहा है. रीजनल इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन, उसका मेंबर है जर्मनी, और उसको नुकसान हो रहा है सिंस इट इज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पोलैंड विच इज अनदर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन. द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट 10 tribal museums to be established, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the segment tribal welfares. तो देखिए, काफ़ी छोटा सा न्यूज है. आपको मैंने बताया कि 15 नवंबर को अब हर साल हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. दिस इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर लीडर बिरसा मुंडा जी. तो जनजातीय दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया है. दिस ट्राइबल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन रांची, and this tribal museum has been dedicated to Birsa Munda, folk hero of and a freedom fighter of Munda tribes from Jharkhand. तो देखिए, ये तो पहली ट्राइबल म्यूजियम बनाई गई है रांची के अंदर. रांची के अंदर पहली ट्राइबल म्यूजियम बनाई गई है, लेकिन टोटल 10 इस तरह के ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए जाने हैं हमारे देश के अंदर. तो बाकी के 9 ट्राइबल म्यूजियम्स ये हैं: पोंडा कोझिकोड में, हैदराबाद में, लाम सिंगी में, रायपुर में, राजपीपला में, छिंदवाड़ा में. लेकिन आपको सारे के सारे तो याद मत करो, लेकिन अगर आप APSC एस्पिरेंट हो तो पहला याद रखो कि पहला बनाया गया रांची में बिरसा मुंडा जी के याद में, और नॉर्थ ईस्ट के 2 याद रख लो. मणिपुर में बन रहा है तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, और मिजोरम के अंदर फिर ये केलसी डिस्ट्रिक्ट में ये 2 बन रहे हैं. जो नॉर्थ ईस्ट के 2 ट्राइबल म्यूजियम हैं उनको आप याद रखो. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ असम बॉर्डर डिस्प्यूट, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, असम की बाउंड्री आपको पता है कि असम शेयर बाउंड्री विद ऑल दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो अगर अलग अलग स्टेट्स के साथ बात की जाए तो असम की बाउंड्री जो अलग अलग स्टेट्स के साथ डिस्प्यूटेड है. फॉर एग्जांपल, असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 804 किलोमीटर लॉन्ग. और जब से अरुणाचल प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बना है, स्टेटहुड इसने अटेन किया है सिंस 1986. Actually, it got statehood in 1987, but according to the law, जिसका नाम है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986, तब से काफ़ी सारे जगहों पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम. एंड दिस बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम इज लाइंग इन सुप्रीम कोर्ट.
असम मेघालय बॉर्डर की बात की जाए तो इट इज़ 884 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री असम और मेघालय की ही है। एंड सिंस मेघालय गॉट स्टेटहुड इन 1972, तब से लगभग 12 ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे असम और मेघालय के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। असम मिजोरम का बाउंड्री डिस्प्यूट्स तो आपको पता ही है, लगभग 165 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है और ये काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। हाल फिलहाल में इट टुक सम वायलेंट टर्न ऑल्सो, यू नो दैट। उसके अलावा असम नागालैंड की बॉर्डर की बात की जाए तो दैट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग और यहाँ पे भी बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं सिंस नागालैंड अटेंड स्टेटहुड। तो ये तमाम जो स्टेट्स हैं पहले या तो असम के हिस्सा हुआ करते थे जैसे मेघालय वगैरह, या तो फिर ये यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। जब से ये अलग से सेपरेट स्टेट बने तब से देयर हैज़ बीन अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद दीज स्टेट्स एंड विद असम स्टेट। और असम और नागालैंड के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इट इज़ ऑल्सो इन सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग स्टेट्स के साथ क्या बाउंड्री लेंथ है असम की वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल असम मेघालय की बाउंड्री लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देख करके लगता है कि असम और अरुणाचल की ज़्यादा होगी, लेकिन डाटा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा असम मेघालय की बाउंड्री लेंथ लंबी है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए असम और मेघालय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, असम और मेघालय के बीच में कम से कम 12 ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। तो अब असम और मेघालय की सरकार ने मिलकर के फैसला लिया है कि आने वाले महीने दिसंबर तक 12 में से 6 एरियाज़ के बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हम लोग फाइनली सेटल कर देंगे। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ऐसा डिसाइड किया असम की सरकार ने और मेघालय की सरकार ने। और 12 में से 6 एरियाज़ को फेज़ 1 में रिजॉल्व किया जाएगा। दी 6 एरियाज़ आर ताराबारी, गिजांग, बोकलापारा, पिलांगता, राताशेरा एंड हाहिम। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले दिसंबर तक, तो अगले महीने के 6 एरियाज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और उसके आने वाले 3-4 महीनों में आप देख सकते हैं कि 12 के 12 जो एरिया डिस्प्यूटेड है बिटवीन असम एंड मेघालय वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। APSC प्रीलिम्स 2020 में सवाल आया था कि द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूनियन FCC इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो, आंसर विल बी 2 डिग्री सेल्सियस। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में चाइना और जापान इसका मेंबर नहीं है, दे आर जस्ट ऑब्जर्वर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D, 1 and 4 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।